नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही खास चैनल के बारे में बताने जा रहा हूं जो सिर्फ सच्ची कहानियों को समर्पित है। यहां आपको कोई काल्पनिक कहानी नहीं मिलेगी, बल्कि वो घटनाएं मिलेंगी जो वास्तव में हुई हैं। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी वो कहानियां जिन्होंने इतिहास को बदल दिया, वो व्यक्तित्व जिन्होंने दुनिया को हिला दिया, और वो घटनाएं जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। हर कहानी गहरी रिसर्च के साथ तैयार की जाती है ताकि आपको सच्चाई का एहसास हो सके। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तविकता कितनी शक्तिशाली होती है। ये कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी और आपके नजरिए को बदल देंगी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक भी करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन सच्ची कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के ठीक 12 बजे का वक्त था जब कौशाम्बी के एक छोटे से गांव के किनारे पड़े उस सूखे तालाब के पास हवा अचानक ठंडी हो गई और रफीक को लगा जैसे अंधेरे ने उसका नाम फुसफुसाया हो। वो अकेला नहीं था, लेकिन फिर भी बिल्कुल अकेला महसूस हो रहा था, क्योंकि उसके आसपास खड़े पेड़ अपनी जगह से हिले बिना भी कर्रा रहे थे और आसमान में चांद बादलों के पीछे ऐसे छुपा रहता था जैसे किसी ने उसे देख लिया हो। उस रात गांव में हर घर का कुत्ता एक ही दिशा में मुंह करके चीख रहा था और अपनी हवेली, जिसे लोग अंधी कोठी कहते थे, उसकी टूटी हुई खिड़कियों से पीली रोशनी झलक रही थी, जबकि वहां सालों से कोई रहता नहीं था। रफीक ने कसम खाई थी कि वो सिर्फ दोस्तों को डराने के लिए वहां तक जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने दहलीज पर पैर रखा, उसके पैर के नीचे की मिट्टी नरम हो गई, जैसे जमीन ने उसका वजन पहचान लिया हो, और दरवाजा बिना छुए धीरे से खुल गया। अंदर से बदबू ऐसी आ रही थी जैसे पुराने कपड़ों में से सीलन बस गई हो, लेकिन उस बदबू के बीच में एक मीठी सी खुशबू भी थी जो दिमाग को बहका रही थी। और दीवार पर लटकी पुरानी तस्वीरों की आंखें उसका पीछा कर रही थी। उसने पहली सीधी चढ़ी की थी, पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ और ऊपर से औरत की हंसी गूंज रही थी, जो हंसी नहीं बल्कि घुटन भारी सिसकियां जैसी थी, और हर सिसकी एक के साथ दीवार की दरारों से काली रेत झरने लगी। भागना चाहता था, लेकिन हर कमरा एक जैसा गोल चक्कर में बदल रहा था, जैसे हवेली के अंदर एक भूलभुलैया जिंदा हो, और उस भूलभुलैया के बीच एक बड़ा सा आईना लगा था जिसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि एक बुढ़े आदमी का चेहरा दिख रहा था, जिसके होंठ छिले हुए थे और आंखों में से खून बह रहा था, और आईने के पीछे से खरोचने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने धीरे से कहा, तुम वापस क्यों आए? जबकि वो पहली बार वहां आया था, और उसकी सांसों की रफ्तार तेज होती गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि हवेली की दीवारें धीरे धीरे सांस ले रही थीं, और हर सांस के साथ कमरा छोटा हो रहा था। उसने सीढ़ियों से नीचे डूब लगाई, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि फर्श पानी से भरा है, और उस पानी में छोटी छोटी परछाइयां तैर रही हैं, जो बच्चों जैसी लग रही थी, और वो सब एक साथ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उसका पैर फिसला, और जैसे ही वो पानी में गिरा, उसने महसूस किया कि उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया है और नीचे खींचता रहा। उसने जोर लगाया तो पानी अचानक गायब हो गया, और वो एक अंधेरी सुरंग में खड़ा था, जहां से बाहर की रोशनी बिल्कुल नहीं आ रही थी। सिर्फ दूर से धूल की हल्की थाप सुनाई दे रही थी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। हर थाप के साथ उसके दिल की धड़कन मिलने लगी। सुरंग की दीवारों पर उंगलियों के निशान थे, जैसे कि लोग बाहर निकलने की कोशिश में फंस गए हों। और फिर अचानक सुरंग ने आखिर में एक कमरा दिखा, जहां बीच में मिट्टी का बड़ा सा गड्ढा खोदा हुआ था, और गड्ढे के अंदर से वो औरत की हंसी आ रही थी। रफीक ने झुक कर
देखा तो अंधेरे में दो सफेद आंखें चमकी और एक ठंडी सांस उसके चेहरे से टकराई, और तब उसने देखा कि गड्ढे के अंदर उसका ही जिस्म पड़ा है। आंखें खुली हुई थी और मुंह में मिट्टी भरी हुई, जैसे उसे जिंदा दफन किया गया हो। और उस पल उसे समझ आया कि शायद वो अब तक जिंदा था ही नहीं, बल्कि हवेली ने उसकी याद को पकड़कर एक नई दिशा दे दी थी, ताकि वो हर नए आने वाले यहाँ खींच सके। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली, और पीछे से थापने की हाथ से कंधों पर रख दिया, किसी का हाथ उसे कंधे पर रख दिया, और धीरे से उसका सर गड्ढे की तरफ झुकाया गया और मिट्टी अपने आप हिलने लगी, जैसे उससे फिर से निकलने को तैयार हो। और उस वक्त हवेली के बाहर खड़े पेड़ बिल्कुल शांत हो गए और गांव के कुत्ते एकदम चुप हो गए, क्योंकि शिकार पूरा हो चुका था। और अगले दिन सुबह जब गांव वाले उस सूखे तालाब के पास से गुजरे तो उन्हें सिर्फ रफीक के जूते मिले, मिट्टी में आधे दबे हुए थे, और हवेली की टूटी खिड़कियों में से फिर से वही पीली रोशनी छलक रही थी, और अंदर से एक नई हंसी गूंज रही थी जो बिल्कुल रफीक की लग रही थी, जैसे अब वो भी उस अंधेरे का हिस्सा बन चुका हो और किसी अगले मुसाफिर का इंतजार कर रहा हो, जो सिर्फ मजाक में ये हिम्मत दिखाने के लिए उस दहलीज पर पैर रखे और फिर भी वापस न जा सके, क्योंकि अंधी कोठी किसी को तुरंत नहीं मारती, बल्कि पहले उसकी यादों को तोड़ती है, उसके डर को दबाती है, उसे यकीन दिलाती है कि वो बच सकता है, और फिर धीरे धीरे उसी परछाई को उसके जिस्म से अलग करके उसे आईने के पीछे कैद कर लेती है, जहां से वो बस देख सकता है, महसूस कर सकता है, लेकिन चीख नहीं सकता। और हर साल अमावस की रात को एक नई परछाई उस आईने के अंदर उभार आती है और पुरानी परछाइयों की भीड़ में शामिल हो जाती है, और हवेली की दीवारों और ज्यादा मोटी हो जाती हैं, ज्यादा जिंदा हो जाती हैं। और शायद इसीलिए गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ जगह इंसान नहीं खाती, बल्कि उसकी रूह को चबा चबा कर लंबे वक्त तक जिंदा रखती है, ताकि डर कभी खत्म न हो। और अगर तुम कभी रात के अंधेरे में किसी सुनसान जगह पर अपना नाम फुसफुसाते हुए सुनो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे ही एक हिस्सा पहले से वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हो, और जैसे ही तुम उससे पहचान लोगे, तुम भी अंधी कोठी की कहानियों का अगला अध्याय बन जाओगे, जो कभी खत्म नहीं होता, बस नए नामों के साथ फिर से शुरू हो जाता है। अमावस की एक गहरी रात थी जब अंधी कोठी के पास की हवा में फिर से वही मीठी लेकिन सड़ी हुई खुशबू घुलने लगी, और गांव के लोगों ने अपने दरवाजे जल्दी बंद कर लिए, क्योंकि पिछले साल रफीक के गायब होने के बाद से हर साल एक नया नाम उस हवेली से जुड़ जाता था। और इस बार उस नाम की जगह लिखा था समीर, जो शहर से आया एक जर्नलिस्ट था, जो बहुत भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था और सिर्फ सच ढूंढने के लिए कौशाम्बी तक पहुंच गया। उसे लगा था कि गांव वाले अंधविश्वास में जी रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसने हवेली की दहलीज पर पैर रखा, उसका रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया और उसमें से हल्की हल्की सरगोशी सुनाई देने लगी, धीरे धीरे लफ्जों में बदलने लगी, और वो लफ्ज थे वापस जाओ। लेकिन समीर हंस पड़ा और अंदर बढ़ गया, क्योंकि उसने तय किया था कि इस कहानी का सच दुनिया के सामने लाएंगे। हवेली के अंदर हर कमरे उसके कदमों के साथ लंबा होते जा रहे थे, और दीवार पर चिपकी पुरानी तस्वीरों में चेहरे धुंधले होते जा रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें मिट्टी से मिटा दिया हो। फिर एक बड़े हॉल में उसे वही आईना मिला जिसके बारे में गांव वाले चुप हो जाते थे,
और जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी आईने पर डाली उसे अपना चेहरा नहीं, बिल्कुल रफीक का चेहरा दिखाई दिया, जो हाथों को हिला रहा था बिना आवाज के, और आंखों में बची थी बेचैनी भी। समीर ने रिकॉर्डर आईने के पास रखा तो उसमें से जोर जोर थप थप की आवाज आने लगी, जैसे कोई शीशे को दूसरी तरफ से बाहर निकालना चाहता हो। और फिर आईने की सतह पानी की तरह हिलने लगी और उसमें से ठंडी हवा का झोंका आने लगा, जिसमें मिट्टी और खून की मिली जुली बदबू थी। अचानक हॉल की छत से रेत गिरने लगी और पूरा कमरा धीरे धीरे नीचे धंसने लगा, जैसे हवेली जमीन के अंदर समा रही हो। और समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसे वापस उसी आईने के सामने ला खड़ा कर देता। तब उसे समझ आ गया कि ये जगह सिर्फ लोगों को फंसाती नहीं, बल्कि उनके डर को जिंदा रख कर उन्हें अपना जैसा बना लेती है। उसने हिम्मत जुटाकर आईने को तोड़ने के लिए पास पड़ी एक लोहे की सरिया उठाई और पूरी ताकत से आईने पर मारी, तो शीशा टूटने की जगह अंधेरा फट गया और उस अंधेरे में से एक साउस हाथ निकले, जो परछाइयों के बने हुए थे, और उन सब हाथों में पहचाने चेहरे थे, रफीक और कोई अनजान लोग, जो उसे खींचने लगे। लेकिन उस पर समीर को याद आया कि गांव के सबसे बुजुर्ग ने कहा था कि अंधी कोठरी को तोड़ने के एक ही तरीका है, अपने डर को उस पर हावी ना होने देना। और उसने आंखें बंद करके जोर से चिल्लाया कि वो नहीं डरता, और जो भी है सामने आए। उसकी आवाज हवेली में गूंज उठी और पहली बार वो औरत की हंसी रुक गई, जो दीवारें थरथराने लगी और जमीन में धंसने लगी, जैसे किसी ने शराब को तोड़ दिया हो। आईने के टुकड़े एक एक करके जमीन पर गिरने लगे और हर टुकड़े में बंद परछाई धुंधली होकर हवा में घुलने लगी। रफीक का चेहरा एक पल के लिए मुस्कुराया और फिर गायब हो गया। हवेली की पीली रोशनी बुझ गई और पूरी इमारत धीरे धीरे रेत बनकर गिरने लगी, और समीर किसी तरह बाहर भाग निकला और पीछे मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ मिट्टी का ढेर था, जैसे कभी हवेली थी ही नहीं। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि सूखे तालाब के पास जहां अंधी कोठी खड़ी थी, वहां बस खुला मैदान है और हवा में से वो सड़ी हुई खुशबू हमेशा के लिए गायब हो चुकी है। समीर का रिकॉर्डर उस जगह से मिला जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक बात साफ सुनाई दे रही थी, डर तब तक जिंदा रहता है जब तक तुम उसे जिंदा रखते हो। और उस दिन के बाद गांव में कभी कोई गायब नहीं हुआ और अमावस की रात भी बिल्कुल आम रात की तरह बीतने लगी, क्योंकि अंधी कोठी का श्राप टूट चुका था और जो रूहें सालों से आईने में कैद थी वो आजाद हो चुकी थी। और कहानी जो हर साल नए नाम के साथ शुरू होती है, आखिरकार वही कहानी हो गई, खत्म हो गई, जहां किसी ने पहली बार डर का सामना करके उसे मिटा दिया हमेशा हमेशा के लिए। और जब सब कुछ शांत हो गया तो समीर ने महसूस किया कि हवा में से एक अजीब सी हल्की आहट सी, जैसे सालों पुराना बोझ किसी ने उतार दिया हो। और उसने आसमान की तरफ देखा तो अमावस की काली रात में भी सितारे ज्यादा चमक रहे थे, जैसे रोशनी में अंधेरे पर जीत हासिल कर ली हो। लेकिन कहानी यहीं बिल्कुल सीधी तरह खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ दिन बाद जो समीर शहर लौट कर अपनी रिपोर्ट लिख रहा था, तो उसके कमरे के कोने में रखे आईने में एक पल के लिए उसने अपनी परछाई के पीछे एक और हल्की सी धुंधली परछाई देखी नजर आई, जो बस एक सेकंड में गायब हो गई। और शायद वो सिर्फ उसका वहम था, या शायद अंधी कोठी का आखिरी निशान जो उसे याद दिला रहा था, क्योंकि अंधेरा पूरी तरह कभी मरता नहीं, बस चुप हो जाता है। और फिर भी इस बार एक फर्क था, इस बार डर उस पर हावी नहीं हुआ, क्योंकि उसने सीख लिया था कि
जब इंसान अपने सबसे बड़े खौफ का सामना कर लेता है तो कभी कोई भी श्राप ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। और इसी यकीन के साथ अंधी कोठी की कहानी हमेशा के लिए बंद हो गई। बस एक पुरानी दास्तान बन कर रह गई जो लोग आज